नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू की। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुआयामी, जीनियस यानी कि प्रतिभा, जीनियस मीन्स प्रतिभा। तो वो एक बहुआयामी प्रतिभा थी। शी बिकेम, वो बन गई द एपोस्टल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। एपोस्टल मतलब प्रतिमूर्ति या सिंबल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की। शी वॉज गिफ्टेड विद पोइटिक टैलेंट, यानी वो गिफ्टेड थी, ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया था पोइटिक टैलेंट का, यानी कविता लिखने की जो ताकत है, कविता लिखने की जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, वो ईश्वर प्रदत्त थी उनको। ह्यूमैनिटेरियन टच यानी मानवतावादी उनका दृष्टिकोण था। एंड पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी, और राजनीतिक समझ थी उनके अंदर। शी वॉज अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का गवर्नर। उस वक्त उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली इन 1947, 1947 में। एंड रिमेन्ड इन ऑफिस, और वो इस पद पर आसीन रहीं टिल डेथ, अपनी मृत्यु तक। शी हैड इंडियन सेंसिबिलिटी, उनके अंदर भारतीय सेंसिबिलिटी थी, भारतीयता की समझ थी। विद द मास्टरी, और उनकी मास्टरी मतलब कमांड था, उनका नियंत्रण था ओवर लैंग्वेज, भाषा पर। एंड प्रोसोडी ऑफ द वेस्ट, प्रोसोडी यानी जो कविता लिखने की कला होती है, मीटर होता है, रिदम होती है, तो वो प्रोसोडी कहलाती है। ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की। तो पश्चिम की प्रोसोडी मतलब वो इंग्लिश में लिखती थी, तो इंग्लिश में जो मीटर रिदम होता है उस पर उनका कमांड था। सरोजिनी नायडू वॉज बॉर्न, सरोजिनी नायडू पैदा हुई थी ऑन 13 फरवरी 1879। तो ये डेट आप याद रखेंगे, 13 फरवरी 1879 को, एट हैदराबाद, हैदराबाद में, इन बंगाल, इन अ बंगाली ब्राह्मण फैमिली, बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में। तो जो इनका परिवार था, ब्राह्मण परिवार था, तो ये लोग चट्टोपाध्याय थे। हर फादर वॉज अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, उनके जो पिताजी थे वो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। तो शादी के बाद इनका सरनेम नायडू हुआ, उससे पहले वो सरोजनी चट्टोपाध्याय ही थी। एंड मदर वॉज वरद सुंदरी देवी, और उनकी माँ का नाम था वरद सुंदरी देवी। हर पेरेंटल होम, उनका जो पैतृक घर है, वॉज, वो था, एट ब्रह्मगांव, बिक्रमपुर, ढाका, बंगाल। तो बंगाल में था ढाका। आज तो ये भारत का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश है, अलग देश है, लेकिन उस वक्त भारत का हिस्सा ही था। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और वहाँ पर उनका पैतृक घर था। हर फादर ऑब्टेन्ड, उनके पिताजी ने प्राप्त की डॉक्टरेट यानी पीएचडी ऑफ साइंस फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से। एंड बिकेम प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल बने एट निज़ाम कॉलेज इन हैदराबाद, हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में। शी स्टडीड, यानी उन्होंने अध्ययन किया, सरोजिनी नायडू ने, एट हैदराबाद, हैदराबाद में। फिर उसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन में, एंड एट गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज में। तो शुरुआती पढ़ाई उनकी हैदराबाद में हुई और उसके बाद वो इंग्लैंड चली गई पढ़ने के लिए, वहाँ पर पढ़ाई की। देयर शी केम इन कॉन्टैक्ट विद, आना चाहिए, वहाँ पर वो कांटेक्ट में आई आर्थर साइमंस और एडमंड गॉस के। ये यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी बुक में, GOSSE, एडमंड गॉस, ये फेमस ऑथर हैं दोनों ही, आर्थर साइमंस भी और एडमंड गॉस भी, ये बहुत फेमस इंग्लिश ऑथर्स हैं। एंड सम अदर मेंबर्स ऑफ राइमर क्लब, और कुछ दूसरे सदस्य राइमर क्लब के थे। ये ऑथर्स का, राइटर्स का एक क्लब था, तो उसके कुछ और राइटर्स के वो संपर्क में आई। फ्रॉम देम, उनसे, शी एक्वायर्ड, उन्होंने प्राप्त किया द वर्बल एंड टेक्निकल मास्टरी। वर्बल यानी कि शाब्दिक,
एंड टेक्निकल यानी कि तकनीकी, मास्टरी यानी कि कमांड, नियंत्रण, ओवर द यूज़ ऑफ फ्रेजेस यानी जो शब्द होते हैं, जो वोकेबलरी होती है उसके प्रयोग पर, यानी एंड रिदम, और रिदम जो लय होती है, जो ताल होती है पोइट्री में, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उन्हें महारत हासिल की उन्होंने इन ऑथर्स के साथ रह के। शी वॉज मैरिड, उनका विवाह हुआ एट द एज ऑफ 19 वर्ष की अवस्था में, टू पायदीपति गोविंदराजुलू नायडू। तो ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी। सरोजनी नायडू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन नायडू साहब ब्राह्मण नहीं थे। तो ये उस वक्त मतलब जबकि समाज इतना कठोर हुआ करता था, इतना रूढ़िवादी हुआ करता था, ऐसे समय पर इंटरकास्ट मैरिज करना बहुत बड़ी बात थी, जो कि सरोजनी नायडू ने की। शी जॉइंड फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने ज्वाइन किया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बाय द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से। शी पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में, एंड वॉज अरेस्टेड, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मैनी टाइम्स, कई बार, एंड स्पेंट मोर देन 21 मंथ्स इन जेल। ये दैट गलत छप गया है, THAN देन होगा। तो उन्होंने 21 महीने से ज़्यादा जेल में बिताए। तो जैसे हमारी बात हुई थी शुरुआत में, जब हम पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जब इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जो पहला वीडियो था हमारा फर्स्ट यूनिट का, तो हमने कहा था कि जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर निकला है, या इंडो इंग्लियन लिटरेचर आप इसको कहिए, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकला है। तो देखिए, ये भी एक योद्धा थी स्वतंत्रता संग्राम की, और जेल में भी रहीं वो। शी रिटर्न बैक फ्रॉम लंदन, तो ऊपर आपको बताया गया था कि वो इंग्लैंड गई थी, लंदन गई थी, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी। तो पढ़ाई करने के बाद वो जो वापस आई थी, कब? 1898 में। शी रिटर्न बैक फ्रॉम लंदन इन 1898, तो लंदन से वापस आई वो 1898 में, और इसी साल उन्होंने नायडू साहब से शादी भी की। एंड द वर्सेस फ्लू आउट फ्रॉम हर पेन, और वर्सेस यानी कि कविताएं, फ्लू आउट निकलती गईं, उड़ती गईं, फ्रॉम हर पेन उनकी कलम से, लाइक द रिपल्स ऑफ गंगा, जैसे कि गंगा की लहरें हों, रिपल्स लहरें, गंगा की लहरें। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये उनकी पुस्तक है कविताओं की। हर फर्स्ट कलेक्शन, उनका पहला संग्रह है, ऑफ पोइम्स, कविताओं का, वॉज पब्लिश्ड, ये प्रकाशित हुआ इन 1905, 1905 में, एंड शी वॉज एप्लॉडेड, और उनकी तारीफ़ की गई, एप्लॉड मीन्स तारीफ़ करना, बाय मैनी न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे समाचार पत्रों के द्वारा। द टाइम्स रिमार्क्ड, द टाइम्स समाचार पत्र का नाम है, उसने ये रिमार्क किया, उसने टिप्पणी की, हर पोइट्री सीम्स, उनकी कविता प्रतीत होती है, टू सिंग इटसेल्फ, जैसे कि वो खुद को गा रही हो, एज इफ, जैसे कि हर स्वीट थॉट्स, उनके मधुर विचार, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और उनकी बलशाली भावनाएं, स्प्रेइंग इनटू लिरिक्स, खुद ऑफ देमसेल्व्स, यानी खुद ही लिरिक्स बन गई हों, कविताएं बन गई हों, जैसे उनके विचार और उनकी भावनाएं खुद ही कविताएं बन गई हों। द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइम्स, जो दूसरा वॉल्यूम था कविताओं का, जो दूसरा संग्रह था, वो था द बर्ड ऑफ टाइम, वॉज पब्लिश्ड इन 1912, वो 1912 में प्रकाशित हुआ। इन हर फॉरवर्ड टू द बुक, यानी जो फॉरवर्ड लिखा जाता है, प्राक्तन लिखा जाता है किताब के पहले पेज पर, प्रीफेस टाइप का होता है। टू द बुक शी कंपेयर्ड इट, उन्होंने इसकी तुलना की विद द फर्स्ट वॉल्यूम, पहले संग्रह से, एंड सैड, और कहा दैट के इट हैज़ ग्रेवर म्यूज़िक, इसमें ज़्यादा गंभीर संगीत है,
बिकॉज क्योंकि इट हैज़ मोर फिलोसॉफिकल लिरिक्स, इसमें ज़्यादा दार्शनिक कविताएं हैं, रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ, जो कि संबंधित हैं जीवन और मृत्यु से, जॉय एंड सोरो, खुशी और गम से। द ब्रोकन विंग वॉज पब्लिश्ड, उनका जो अगला कविता संग्रह है उसका नाम है ब्रोकन विंग, और ये प्रकाशित हुआ इन 1917। इट हैज़ द लोटस, इसमें द लोटस नाम से कविता है, एड्रेस्ड टू महात्मा गांधी, जो कि संबोधित है महात्मा गांधी को। द टेम्पल, टेम्पल नाम से कविता है, अ पिलग्रिमेज ऑफ लव, तो ये पूरा टाइटल है। द टेम्पल अ पिलग्रिमेज ऑफ लव इज़ ट्रायलॉजी ऑफ लिरिक सीक्वेंसेस, ये अलग है। द टेम्पल नाम से ए पिलग्रिमेज ऑफ लव, ये ट्रायलॉजी मतलब 3 भागों में है, ऑफ लिरिक सीक्वेंसेस, कविताओं का एक संग्रह है जो कि 3 भागों में है। ट्रायलॉजी मतलब 3 भागों में, 3 किताबें होती हैं बैक टू बैक, या 3 कलेक्शन होते हैं। ईच ऑफ 8 पोइम्स, जिनमें से प्रत्येक में 8 कविताएं हैं। द फादर ऑफ द डॉन वॉज पब्लिश्ड, ये अगला संग्रह है जो कि प्रकाशित हुआ था पॉस्थुमसली। पॉस्थुमसली क्या होता है, किसी ऑथर की, किसी लेखक की मृत्यु के बाद जो उनका लेखन प्रकाशित होता है उसको पॉस्थुमस कहा जाता है। किसी पिता के मरने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को भी पॉस्थुमस कहा जाता है। तो किसी के मृत्यु के बाद अगर उसका कोई काम हुआ, किसी को अवार्ड मिला, मृत्यु के बाद जब अवार्ड मिलता है तो उसको पॉस्थुमस अवार्ड कहा जाता है, मृत्यु के बाद होने वाली चीज़ों को। शी प्लेड एन एक्टिव रोल, उन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई इन द पॉलिटिक्स, राजनीति में। इन 1925 शी वॉज इलेक्टेड, इसको भी आपको याद रखना है कि 1925 में उनको चुना गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उनको चुना गया 1925 में। शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, वो पहली महिला अध्यक्ष थी। शी एकम्पनीड महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के साथ गईं। टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए। इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन में। इन 1931, 1931 में। तो 1931 में इंग्लैंड में गोल मेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कि महात्मा गांधी भाग लेने गए थे, तो उनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी। शी ऑल्सो प्रेसाइडेड ओवर, उन्होंने अध्यक्षता की ईस्ट अफ्रीकन एंड इंडियन कांग्रेस, तो ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस की भी अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने। 1929 सेशन इन साउथ अफ्रीका, तो 1929 का जो सेशन था, जो सम्मेलन था साउथ अफ्रीका में, उसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की, किसकी, ईस्ट अफ्रीकन एंड इंडियन कांग्रेस की। शी ऑल्सो ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा भी की। इन डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न भागों में। इन इंडिया, भारत में। डिलीवरिंग लेक्चर्स, भाषण देते हुए। ऑन सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण पर। इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, महिलाओं के उत्थान पर। एंड नेशनलिज्म, और राष्ट्रवाद पर। शी ऑल्सो हेल्प्ड, उन्होंने सहायता भी की। टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने में। द विमेंस इंडियन एसोसिएशन, भारतीय महिला संघ की। दस शी वर्कड, दस इस प्रकार, शी वर्कड, उन्होंने कार्य किया। कंटिन्यूअसली, लगातार। फॉर द रिडेंस ऑफ इंडिया, भारत को, रिडेंस मीन्स छुटकारा दिलाने के लिए। फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से। एंड ऑर्थोडॉक्सिकल, मतलब कि रूढ़िवादी, व्यूज़, विचारों से। तो एक तो अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाना, दूसरा जो रूढ़िवादी विचार हैं, जैसे कि जाति पाति के विचार हैं, महिलाओं को घर से नहीं निकलने देना, उनको शिक्षित नहीं होने देना, उनको सार्वजनिक कार्य नहीं करने देना, तो ये सारी रूढ़िवादिता थी। इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए सरोजिनी नायडू ने कार्य किया। शी पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हुई
ऑन 2 मार्च 1949, 2 मार्च 1949 को, तो ये भी आप याद रखेंगे। ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, हृदयघात से, लोगों को अचानक हृदयघात हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, तो वही कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई। एट हर डेमाइज, उनके मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एंड नाउ, और अब, द डियरेस्ट, सबसे प्यारी, एंड ब्राइटेस्ट, और सबसे ज़्यादा चमकने वाली, सबसे ज़्यादा प्रकाशवान, ऑफ देम, उनमें से, इज़ गॉन, चली गई है। आई फील, मैं महसूस कर रहा हूँ, डेजोलेट ऑफ हार्ट, अपने हृदय में एकाकीपन, खालीपन, सूनापन, एंड विडोड इन स्पिरिट, और अपनी स्पिरिट, जो मेरी आत्मा है, वो विडोड यानी कि जिसका कोई स्वामी ना रहा हो, ऐसा महसूस कर रही है। थोड़ा सा उनके वर्क्स के बारे में देख लेते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये उनका कविता संग्रह है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज पब्लिश्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड प्रकाशित किया गया था बाय आर्थर साइमंस के द्वारा लंदन में इन 1905, 1905 में। इट वॉज डेडिकेटेड, ये समर्पित था, टू सर एडमंड गॉस, यहाँ फिर से स्पेलिंग ये गलत लिखी है, GOSSE है, ये GOO नहीं है, GOSSE, एडमंड गॉस। एंड इट्स इंट्रोडक्शन, और इसका परिचय, वॉज रिटन, लिखा गया था, बाय आर्थर साइमंस हिमसेल्फ, खुद आर्थर साइमंस के द्वारा, हु वॉज, जो कि थे, हिज गाइड इन इग्नाइटिंग द पोइटिक एक्सप्रेशन, उनके गाइड यानी कि पथ प्रदर्शक, इन इग्नाइटिंग, प्रेरित करने में, यहाँ हिज नहीं हर आना चाहिए, यानी वो सरोजनी नायडू के पथ प्रदर्शक थे। इन इग्नाइटिंग मीन्स चिंगारी देने में, द पोइटिक एक्सप्रेशन, काव्यात्मक अभिव्यक्ति को, तो चिंगारी देना मतलब कि जगाना, तो उनके अंदर जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी उसको जागृत किया। द बुक इज़ डिवाइडेड, ये जो पुस्तक है वो बटी हुई है इनटू 3 सेक्शंस, 3 भागों में। फोक सॉन्ग्स पहला भाग है, सॉन्ग्स फॉर म्यूज़िक ये दूसरा भाग है, और पोइम्स ये तीसरा भाग है। द फर्स्ट सेक्शन हैज़ 12 पोइम्स, पहले भाग में 12 कविताएं हैं। द सेकेंड वन हैज़ 6 पोइम्स, दूसरे भाग में 6 कविताएं हैं। एंड द थर्ड वन हैज़ 22 पोइम्स, और तीसरे भाग में 22 कविताएं हैं। द बुक हैज़ मैनी जेम पोइम्स, इस किताब में बहुत सारे यानी हीरे जैसी, जेम होते हैं कीमती पत्थर, तो उनके जैसी कविताएं हैं। लाइक पेलेंक्विन बियरर्स, तो ये पोइम मुझे उम्मीद है आपने पढ़ी भी होगी, यूपी बोर्ड में तो प्रेस्क्राइब्ड है। तो पेलेंक्विन बियर्स, इंडियन वीवर्स, ये भी बहुत फेमस पोइम है, यूपी बोर्ड में ये भी थी। द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इन रिमेम्बरेंस, Ode to HS, The Nizam of Hyderabad, Autumn Song, Life, An Indian Love Song, My Dead Dream, The Indian Gypsy, and To a Buddha Seated on a Lotus। तो ये बहुत सारी ही फेमस कविताएं हैं जो कि इस कलेक्शन में हैं। नेक्स्ट कलेक्शन है द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम वॉज पब्लिश्ड इन 1912, तो ये कलेक्शन प्रकाशित हुआ 1912 में। द बुक वॉज डेडिकेटेड, ये किताब समर्पित थी, टू हर फादर, उनके पिताजी को, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, एंड मदर श्रीमती वरद सुंदरी देवी, और उनकी माता वरद सुंदरी देवी को, तो माता पिता को समर्पित की थी ये किताब उन्होंने। इट हैड 4 सेक्शंस, इसमें 4 भाग थे। सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ, ये पहला भाग था। सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग टाइम, यानी गीत, बसंत के गीत, और ये जो पहला सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ, प्रेम और मृत्यु के गीत। इंडियन फोक सॉन्ग्स, भारतीय फोक मतलब कि लोकगीत, फोक सॉन्ग्स लोकगीत होते हैं जो आम जनता गाती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स फॉर लाइफ, और जीवन के गीत। डर्ज, एन इंडियन लव सॉन्ग इन रिमेम्बरेंस टू लव, स्प्रिंग, बसंत पंचमी, इन अ टाइम ऑफ फ्लावर्स, ब्लॉसम्स, गोल्डन कैसिया,
आर द फेमस लिरिक्स ऑफ दिस सेक्शन। इसकी प्रसिद्ध कविताएं हैं इस भाग की। कमेंटिंग अपॉन सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, तो ये एक सॉन्ग ऑफ राधा है, द मिल्क मेड ये टाइटल है। तो इस पर कमेंट करते हुए, टिप्पणी करते हुए मुल्क राज आनंद द फेमस नॉवलिस्ट, मुल्क राज आनंद जो कि प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं एंड स्टोरी राइटर, कहानी लेखक हैं, इन पर वीडियो भी अभी पिछली वाली थी, राइट्स, वो लिखते हैं हियर द पोइट्री ऑफ रोमांटिसिज्म, यहाँ पर पोइट्री कविता ऑफ रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिक एरा था 19वीं शताब्दी का, आप आगे पढ़ेंगे रोमांटिक एज के बारे में, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, कीट्स, शेली ये पोइट्स हुए थे, तो उस पीरियड को रोमांटिसिज्म कहा जाता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑफ ऑर्नेट एपिथेट्स, ऑर्नेट मीन्स जो खूबसूरत होते हैं, ऑर्नामेंट से बना है ये, ऑर्नेट मतलब कोई चीज़ सजाने वाली, एपिथेट्स होते हैं एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, एंड डेलिकेट और नाजुक सिमिलीज उपमाएं, हैज़ बिकम इन्फ्यूज्ड विद ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस। तो हैज़ की जगह वैसे तो यहाँ हैव आना चाहिए, हैव बिकम इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज मीन्स मिक्स होना, तो वो मिल गए हैं, मिश्रित हो गए हैं विद ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है पारलौकिक, अलौकिक, एक्सपीरियंस अनुभव। तो जो उनके शब्द हैं, तो एपिथेट्स शब्द हुए, सिमिलीज वो ही उपमाएं यानी अलंकार हुए। तो ये जो उनके शब्द हैं वो कैसे एक्सपीरियंस से मिल गए हैं, अलौकिक अनुभवों से मिल गए, यानी ये कविताएं कोई साधारण कविता नहीं है, ये अलौकिक अनुभव है। नेक्स्ट कलेक्शन है द ब्रोकन विंग, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1917, ये 1917 में प्रकाशित हुआ। इट हैड मोर स्पॉन्टेनियटी, इसमें ज़्यादा स्पॉन्टेनियटी मतलब कि स्वाभाविकता, नेचुरलनेस, प्राकृतिक जो अनुभव होते हैं, स्पॉन्टेनियटी। पोइटिक सटल्टी, पोइटिक यानी काव्यात्मक, सटल्टी सटल्टी होना चाहिए, सटल्टी मतलब कि सूक्ष्मता होती है, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, SUBTLETY, सटल्टी होना चाहिए। एंड लिरिकल मेलोडी, और काव्यात्मक मेलोडी होती है, लय। इट वॉज डेडिकेटेड, ये समर्पित था, टू द ड्रीम ऑफ टुडे, आज का सपना, एंड द होप ऑफ टुमारो, और कल की उम्मीद। इट हैड 4 सेक्शंस, इसमें 4 भाग थे। पहला भाग था सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, दूसरा भाग था द फ्लावरिंग ईयर, तीसरा भाग था द पीकॉक ल्यूट, और चौथा भाग था द टेम्पल। द टेम्पल, अ पिलग्रिमेज ऑफ लव इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ लव पोइम्स। तो ये जो है पिलग्रिमेज ऑफ लव इज़ अ कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन तारामंडल होता है, ऑफ लव पोइम्स यानी प्रेम की कविताओं का एक कलेक्शन है, एक तारामंडल की तरह से उसमें कविताएं चमकती हैं। इट इज़ अ ट्रायलॉजी, ये एक ट्रायलॉजी है, पहले भी ये वर्ड आ चुका है, ट्रायलॉजी मतलब 3 चीज़ों का संग्रह ट्रायलॉजी कहलाता है। ऑफ 24 पोइम्स, 24 कविताओं का। द गेट ऑफ डिलाइट, द पाथ ऑफ टीयर्स एंड द बर्ड सेंचुरी, इन सैल्यूटेशन टू माई फादर्स स्पिरिट, द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, वॉन्डरिंग बेगर्स, द लोटस, द गार्डन विजिल, द पर्ल, काली, द मदर, 3 sorrows, invincible, the call of spring are beautiful lyrics of this collection। इसके बाद है ये 4th, द फेदर्स ऑफ द डॉन। आफ्टर सरोजनीज डेथ, सरोजनी की मृत्यु के बाद, हर डॉटर, उनकी पुत्री पद्मजा नायडू ने कलेक्टेड, एकत्रित की, द लिरिक्स, कविताएं, रिटन जो कि लिखी गई थीं, इन जुलाई अगस्त 1927, जुलाई अगस्त 1927 में, विच वर नॉट पब्लिश्ड, जो कि प्रकाशित नहीं हुई थी। दीज लिरिक्स, ये कविताएं, वर पब्लिश्ड, प्रकाशित की गई, इन 1961, 1961 में, बाय एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई। एशिया पब्लिशिंग हाउस ये प्रकाशन का नाम है, मुंबई से। इट इज़ अ स्लेंडर वॉल्यूम, स्लेंडर मतलब पतला सा,
छोटा सा वॉल्यूम है, संग्रह है ऑफ टाइनी पोएम्स, छोटी छोटी कविताओं का, ओनली, केवल। एंड इट वॉज रिव्यूड, और इसका रिव्यू किया गया बाय द ग्रेट पोइट निसिम एजेकियल, महान कवि निसिम एजेकियल के द्वारा। इनको अभी आप पढ़ेंगे, निसिम एजेकियल आगे आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, सेकंड सेमेस्टर में है, आप पढ़ेंगे। ही राइट्स, वो लिखते हैं, द इंग्लिश, अंग्रेज़ी, एनकरेज्ड बाय एडमंड गॉस। यहाँ पहली बार यहाँ पर एडमंड गॉस की स्पेलिंग सही लिखी हुई है बुक में, पहले 2-3 जगह आई थी तो वो गलत थी, यही सही स्पेलिंग है एडमंड गॉस की। तो जो एनकरेज मीन्स जो प्रोत्साहित की गई थी एडमंड गॉस के द्वारा, ग्रांटेड हर, उसने उनको प्रदान किया, अ सीज़न और 2 ऑफ फेवर, एक सीज़न या 2 सीज़न ऑफ फेवर, यानी कृपा के, पाठकों की कृपा के, एंड देन ड्रॉप्ड हर, और फिर उनको डाल दिया, इर्रिवोकेबली इनटू ऑब्लिवियन, इर्रिवोकेबली यानी हमेशा के लिए, इनटू ऑब्लियन, विस्मृति में। तो ऐसा क्यों लिखा है निसिम एजेकियल ने कि उनको विस्मृति में डाल दिया? ऐसा तो नहीं है। ये कमेंट मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि सरोजनी नायडू तो कभी विस्मृति में जा ही नहीं सकती, या तो यहाँ पर कोई गलती है। सरोजनी नायडू को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। जब भी हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू की बात ज़रूर होती है, वो तो भारत कोकिला हैं। तो आप ये कोट तो ना लिखें, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। इतना आप ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बुक में दिया था तो मैंने आपके लिए पढ़ दिया, लेकिन सरोजनी नायडू कभी विस्मृति में नहीं जा सकती। ये वीडियो हम इसके साथ यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो नेक्स्ट ऑथर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। नेक्स्ट ऑथर आपकी कमला मार्कंडेय हैं, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।